नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 6 और आपका NCERT पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में यानी कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने चर्चा किया था पंचायती राज के बारे में। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि गाँव का प्रशासन जो है वो किस तरह से कार्य करता है। पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और उसी ग्राम पंचायत यानी कि जो गाँव का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो विलेज है, वो किस आधार पर किस तरह से कार्य करता है और उसके क्या क्या रूप होते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा चैप्टर का नाम ही है गांव का प्रशासन। क्या लिखा हुआ है भारत में, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े से विस्तार से पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गांव का जो प्रशासन है वो किस आधार पर या फिर किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए कहानी का विकास करते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है आपका कि गांव में एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है इन 2 लोगों के बीच में। ठीक है, ये जो आप आकृति देख रहे हैं और इस आधार पर हम क्या करेंगे, चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। 2 लोग हैं, पहला है आपका मोहन, दूसरा है रघु। रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, मतलब उसके खेत से थोड़ा सा आगे जमीन को आगे कर लिया था। ऐसा करके मेड़ को, ठीक है ना, वो जो बाउंड्री जो किया हुआ था उसने, उसको वो आगे कर लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है। ठीक है, यहीं से विवाद अब शुरू होता है। ठीक है, मिला ली और अपने खेत का जो आकार है वो थोड़ा सा बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा भी हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे, तो इसलिए वो डर रहा था कि अगर मैं कुछ करने जाऊं तो ये विवाद जो है काफी ज्यादा ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से मुझे ही मार खाना पड़े। और असल में होता भी वही है। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई बहुत ही बुरी तरह से हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस यानी कि जो लोकल पुलिस है, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, केवल समय बर्बादी होगी। ठीक है, रिपोर्ट लिखाने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके जो ताऊ है ऑलरेडी गांव के क्या है, सरपंच है। तो ये बात जो है जैसे तैसे क्या हो जाएगी, रफा दफा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने में पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा, ताकि वो प्रमाण भी मिल पाएगा कि किस तरह से रघु ने क्या किया, मोहन को मारा था। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। तो जिस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका थाना आता है, उसी के अंतर्गत आप थाना में रिपोर्ट लिखवाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी घटना यहाँ हुई है और रिपोर्ट लिखवाने किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए, ऐसा नहीं होता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों में कार्रवाई करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के उसको लिखवाएंगे। अगला क्या लिखा हुआ है, पुलिस थाने में होने वाले काम। तो हम समझते हैं कि पुलिस थाने में आखिर में कौन कौन से काम होते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उस थानेदार को उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है।
थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि थानेदार जानता था कि रघु जो है, रघु के जो ताऊ है वो सरपंच है, तो मामला लिख लेंगे तो मुझे ही सुनना पड़ेगा उनसे। हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया और अंततः थानेदार ने क्या किया, राजी हो गया मामला दर्ज करने के लिए, और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन ही एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा और मामले को देखेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, राजस्व विभाग का काम। अब राजस्व विभाग का क्या काम है? आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? बिल्कुल सुलझा लेते। वो राजस्व विभाग में जाते और जहाँ पे भूमि राजस्व विभाग में जाते और ये देखते कि जमीन जो है किसके कितने हिस्से में है, इस आधार पर वो अपने जमीन को देख पाते और वहीं पर निर्णय हो जाता। इसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो पटवारी का मुख्य काम क्या होता है? जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। इसी पटवारी को आमीन कहा जाता है। ठीक है, पटवारी का मुख्य काम होता है। आगे, पटवारी का मुख्य काम होता है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन को लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदार होता है, कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं गांव के लिए। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्ट्रार के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिससे जमीन को पूरी तरह से नापा जाए और यह अंदेशा लगाया जाए कि आखिर में वो जमीन किसके नाम पर है और किसकी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जंजीर का नहीं बल्कि टेप का यूज होता है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदल गई है। आगे, ठीक है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। वो जो मैंने आमीन कहा ना, वो अलग है। ठीक है, आमीन केवल जमीन का नपाई करता है, ठीक है, और उसकी प्रतिलिपि तैयार करता है कि कौन सी जमीन कितने रिकॉर्ड में है या फिर नहीं है। लेकिन इसका लेखा जोखा का काम जो है वो पटवारी करता है, ना कि आमीन। ये ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा था ना कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक खसरा एक रजिस्ट्रार में कि किसकी कौन सी जमीन है नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दी गई जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है। इसे रिकॉर्ड या फिर नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। तो इस तरफ का एक खसरा होता है, यानी कि एक रजिस्टर होता है जिस पर उस जमीन पे क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है कि जमीन किसकी है और किसके आधार पर है। और इस टाइप का एक नक्शा बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसे प्लान कहते हैं। ठीक है, गांव में अमरापुर पटवारी का यह पूरी तरह से रिकॉर्ड है कि कौन सी जमीन जो है, अगर उसकी ये जमीन है तो ये जमीन कितने हिस्से में है, इसके बगल में जो जमीन है ये किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा है। ठीक है, और ये जमीन का क्या दिया रहता है, इसी तरह से हिस्सा को बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसानों को अक्सर अपने खेत में, ध्यान दीजिएगा, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, यानी कि इसकी कॉपी। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं।
ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? वही जब आपसी विवाद को निपटारा करना होता होगा। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वह किस लिए जरूरी है। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, तब इसकी आवश्यकता होती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तब भी इसकी आवश्यकता होती है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, इसके लिए भी जमीन का वो कागज वो दिखाना पड़ता है, जिसे खसरा कहते हैं। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है, तो भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जिसे तहसील, तालुका इत्यादि के नाम कहा जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, जिसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे कलेक्टर भी कहते हैं। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं कि उसने जो जमीन की जो नपाई की है वो क्या सही मामले में सही से की है, या फिर उसमें भी कुछ उसने हेराफेरी की है। ठीक है, निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर को इकट्ठा करते रहे और उसे अपने अधीन रखे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी क्या करते हैं, इशू करते हैं, जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून आया, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है, ये फिर लागू होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा है कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी और उसके दो बेटियों का भी नाम भी रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि सरकार ने नियम बदले और इस आधार पर जमीन पर केवल बेटों का ही अधिकार नहीं बल्कि माँ और बेटी का भी क्या होगा, उस जमीन पर अधिकार होगा। आगे क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। इससे पहले ये देख लेते हैं कि एक बिटिया की चाह। ठीक है, एक बिटिया की आखिर में क्या चाह होती है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है और चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे अपना घर चाहिए, दहेज नहीं। ठीक है, एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या होगा। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर, अपना बिल्कुल मेरा घर। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना, बल्कि मुझे अपना क्या चाहिए, घर चाहिए। जिस घर में मैं क्या हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, ठीक है, वो घर मुझे चाहिए। उस घर से मुझे बेदखल न किया जाए। ठीक है, स्रोत लिखा रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मेंटेरियो, पीस, मुंबई से यह एक प्रतिलिपि है और जिसमें इसके आधार पर इस कविता का वर्णन किया गया है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोगों ने पढ़ लिया था। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, तो आखिर में अन्य सार्वजनिक सेवाएं क्या है। एक सर्वेक्षण के द्वारा यह पता चला है कि इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे मामले में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने यह भी देखा
कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभाग द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। तो उदाहरण क्या है? ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ और समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, गांव में प्रशासन जो है वो किस तरह से कार्य करता है, ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि पुलिस अधीक्षक का क्या काम होता है, काम क्या होता है। ठीक है, मोहन और रघु के बीच में जो लड़ाई होती है वो जमीन को लेकर के होती है। ठीक है, और इस जमीन के लिए उनको थाने में न जाकर के अगर वो राजस्व विभाग में जाते तो उन्हें ये पता चल जाता कि उनकी जमीन कितनी है और कितनी होनी चाहिए, विवाद वहीं पे निपटारा हो जाता। जिसकी वजह से मोहन को बेवजह क्या करना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है। ठीक है, और इस वजह से पुलिस से उसका जो रिपोर्ट है नहीं लिख पाता है, लिखना चाहता है, क्योंकि रघु के जो ताऊ है वह एक क्या है, जमींदार है। ठीक है, मतलब वो पंचायत सरपंच है। इस आधार पर हम ये चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं और यह हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि गांव का जो प्रशासन है वह अलग अलग गांव के जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, और सबसे जो तीसरा जो स्तर है जिला स्तर पे, जैसे कि मैंने बताया कि गांव ग्राम पंचायत, गांव प्रशासन, पंचायत समिति के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और जिला परिषद के जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिसे डीएम कहते हैं, वही इन सभी कार्यों का क्या करते हैं, पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।